सिर्फ डीडी न्यूज पर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा। राज्य सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ नाबंद चलो अभियान के दौरान जमकर बवाल। पुलिस ने रोका मार्च। शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी के कई नेता हिरासत में। बीजेपी ने बोला ममता सरकार पर करारा हमला। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश को लेकर बड़ा ऐलान। भारत की वेदांता और ताइवान की फॉक्सकॉन के बीच गुजरात में सेमीकंडक्टर और फैब यूनिट स्थापित करने के लिए 1.54 लाख करोड़ के निवेश का समझौता। 1 लाख लोगों को मिलेगी नौकरियां। सरकार ने जारी की व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कुछ आवश्यक दवाओं की नई सूची। अब नई सूची में 384 दवाएं शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा किसी भी दवा के दाम अनाप शनाप बढ़ने से रोकने में इस सूची से मिलेगी मदद। जम्मू कश्मीर एसआई भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई की छापेमारी। जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा, बेंगलुरु, दिल्ली सहित 33 जगहों पर तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर पुलिस, डीएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के परिसरों पर भी छापेमारी। चुनाव आयोग ने 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को किया निष्क्रिय घोषित। प्रतीक आदेश 1968 का लाभ उठाने से किया वर्जित। 86 बिना अस्तित्व वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी सूची से हटाया। और 1 दिसंबर 2022 से भारत को मिलेगी G20 की अध्यक्षता। 1 साल का होगा भारत का कार्यकाल। 30 नवंबर 2023 तक के लिए भारत रहेगा अध्यक्ष। इस दौरान देश भर में G20 की 200 बैठकें होंगी आयोजित। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोलकाता में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कोलकाता की पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हुए। पुलिस ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी और राहुल सिन्हा को हिरासत में लिया। हालांकि देर शाम उन्हें रिहा कर दिया गया। बीजेपी का कहना है कि बंगाल की जनता ममता जी के साथ नहीं है और इस बंगाल में वो उत्तर कोरिया के तानाशाह की तरह शासन कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी और टीएमसी में घमासान तेज हो गया है। बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मंगलवार को सचिवालय नवान्न तक मार्च निकालने का फैसला किया था। हालांकि पूरे दिन इस अभियान को लेकर बवाल चलता रहा। मंगलवार सुबह बीजेपी नेता और कार्यकर्ता एक साथ कई शहरों से कोलकाता स्थित नवान्न के लिए निकले। बीजेपी नेताओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही बैरिकेड्स, वाटर कैनन और भारी मात्रा में फोर्स तैनात कर दिए थे। जगह जगह पर पुलिस ने मार्च को रोकना शुरू कर दिया। दुर्गापुर से बड़ी संख्या में भाजपा नेता कोलकाता के लिए रवाना हुए। बीजेपी के मुताबिक दुर्गापुर में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक लिया। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग लगाकर और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। वहीं रानीगंज में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश में पुलिस के साथ धक्का मुक्की देखने को मिली। नवान्न चलो अभियान के मद्देनजर पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक जाम लग गया। नवान्न चलो अभियान में शामिल होने के लिए भाजपा कार्यकर्ता नावों का उपयोग कर कोलकाता पहुंचे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को राज्य सचिवालय यानी नवान्न तक जाने की कोशिश करने के दौरान हिरासत में ले लिया गया। सांसद लॉकेट चटर्जी और पार्टी नेता राहुल सिन्हा को भी हिरासत में लिया गया। शुभेंदु ने कहा कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन है। बंगाल की जनता ममता जी के साथ नहीं है, इसलिए वह बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही है। ममता जी खुद भागी और उनकी एटीट्यूड पूरा किम नॉर्थ कोरिया बना दिया।
जिस तरीके से कल शाम से आज तक जिस तरीके से बीजेपी वर्कर का सपोर्टर का अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ को रोका जा रहा है, पूरा प्रदेश भर में आप देखिए क्या तांडव मचा रखा है। ভয় পেয়েছে আমাদের মিশন সাকসেসফুল, নবান্ন অভিযান সাকসেসফুল হয়েছে, আমাদের নবান্ন অভিযান সাকসেসফুল হয়েছে। We are trying to gather together and trying to voice the people's concern, and people are very, very concerned that the entire state is become the house of corruption, and there is so much of extortion and people are so harassed. हावड़ा के संतरागाछी इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने और तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पथराव भी किया। इस झड़प के बीच कुछ लोग घायल हो गए। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ और पुलिस वाहन में आग भी लगा दी गई। बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। दरअसल सोमवार देर शाम राज्य पुलिस ने प्रदेश भाजपा को पत्र लिखकर उन्हें नवान्न अभियान की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ममता सरकार और बंगाल बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। मार्च की अनुमति नहीं मिलने पर बंगाल भाजपा अध्यक्ष एस मजूमदार ने कहा कि जनता चोरों से प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों लेगी, पुलिस टीएमसी कैडरों की तरह व्यवहार कर रही है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे समर्थक इतनी सारी मुश्किलों, रुकावटों, बारिश और पुलिस की बाधा के बावजूद बड़ी तादाद में पहुंचे। पुलिस द्वारा बहुत सारे स्थानों पर गाड़ियों को रोका भी गया, मगर फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। बीजेपी ने ममता सरकार पर लोकतांत्रिक विरोध को जबरन रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि उसके कार्यकर्ताओं को रोका गया। पश्चिम बंगाल में 14 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा का ये प्रदर्शन सड़क पर ममता सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन का प्रयास है। प्रदर्शन में भाजपा ने बंगाल में तृणमूल नेताओं के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है। भ्रष्टाचार के आरोप में तृणमूल के 2 कद्दावर नेता पार्थ चटर्जी और अनुव्रत मंडल जेल में हैं। इसके अलावा भी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनसे ईडी और सीबीआई पूछताछ कर रही है। कोलकाता से प्रसेनजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली आवश्यक दवाओं की नई सूची जारी की। अब नई सूची में 384 दवाओं को शामिल किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी दवा के गैर वाजिब दाम न बढ़े, इससे इस सूची से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि सबको सस्ती दवाई मिले और दवाओं की ये नई लिस्ट इस लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगी। सभी को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध हो, इसके लिए जरूरी दवाओं की नई सूची जारी की गई है। नई सूची को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मंगलवार को जारी किया। इस सूची में 384 दवाओं को शामिल किया गया है। सूची में 34 नई दवाओं को शामिल किया गया है। वहीं पुरानी लिस्ट में शामिल 26 दवाओं को हटाया गया है। दवाओं की नई लिस्ट को 27 थेरेपिक श्रेणियों में बांटा गया है। ये सूची देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवाओं की ये सूची देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करेगा और दवाएं सस्ती और सुलभ होंगी। कोई मेडिसिन की प्राइस अनरीजनेबल बढ़ नहीं सकती, ताकि गरीब, मध्यम वर्ग सभी के लिए एफोर्डेबल मेडिसिन उपलब्ध हो सके। 384 मेडिसिन है, यानी कि मैं मानता हूँ कि 1000 अबव उसका फॉर्मुलेशन होंगे। इस सारा फॉर्मुलेशन की प्राइस अभी रिवाइज होगी ताकि मेडिसिन सभी को सस्ती मिले। आवश्यक दवाओं की सूची में एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर दवाइयों और पेटेंट दवाइयों को शामिल किया गया है। कुछ एंटीबायोटिक्स को हटाया गया है और सूची में कुछ नए एंटीबायोटिक्स को जोड़ा गया है। इस सूची में कोविड की कोई दवा शामिल नहीं की गई है, क्योंकि अभी इन दवाओं के ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं। एंटी कैंसर दवाइयाँ हैं, 4 एंटी कैंसर दवाइयाँ वो हमने लिस्ट में डाली हैं, क्योंकि वो काफ़ी कॉमन कैंसर में यूज़ होती हैं। और कुछ एंटी डायबिटिक प्रिपरेशंस हैं, क्योंकि डायबिटीज़ इतनी कॉमन है हिंदुस्तान में, वो भी इसमें ऐड हुई हैं, उससे भी फ़ायदा होगा। कुछ नए एंटीबायोटिक्स जो इफ़ेक्टिव हैं,
क्योंकि एंटीबायोटिक इन्फेक्शन हिंदुस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम करता है, वो ऐड करी गई हैं। ख़ासतौर से मेरोपेनम है, इस तरह की दवाइयाँ जो कि प्रॉब्लम है इसलिए। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा कि बहुत ही ज़रूरत है कि हम लोगों को ये भी समझाएं कि जब ज़रूरत हो तभी एंटीबायोटिक लो, जब जितनी ज़रूरत हो जितने दिन तक कही जाए उतने दिन तक लो, नहीं तो रेजिस्टेंट, और अगर नहीं है तो मत लो। राष्ट्रीय आवश्यक औषधि की नई लिस्ट में उन दवाओं को ही शामिल किया गया है जिनको भारत के रेगुलेटरी बॉडी ने मंजूरी दी है। लिस्ट को 350 विशेषज्ञों ने काफी गहन विचार विमर्श करके तैयार किया है। दवाओं की नई लिस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा सेकेंडरी और टर्सरी केयर के इलाज की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश में सेमीकंडक्टर की कमी से निपटने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारत की वेदांता और ताइवान की फॉक्सकॉन के बीच गुजरात में सेमीकंडक्टर और फैब यूनिट स्थापित करने के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश का समझौता हुआ है। इससे 1 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह निवेश समझौता देश की सेमीकंडक्टर विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश को लेकर आज एक बड़ा ऐलान हुआ। भारत की वेदांता और ताइवान में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने एक बड़ा करार किया। ये करार है गुजरात में सेमीकंडक्टर और फैब यूनिट स्थापित करने के लिए। दोनों कंपनियों ने संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 1.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश का फैसला लिया है। इस समझौते से गुजरात में शुरू होने जा रहे इस प्रोजेक्ट में 1 लाख लोगों को नौकरियां मिल पाएंगी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह दोनों ग्रुप राज्य में 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से राज्य में 1 लाख से भी अधिक युवाओं को रोजगारी का अवसर मिलेंगे। इसमें कैपेसिटी वर्ल्ड क्लास की बनेगी। हमको करीब 400 एकड़ जगह चाहिए और हम यूनिवर्सिटी के आसपास लगाना चाहते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी की हमें बहुत ज़रूरत है। वहाँ रिसर्च करें, उनको हम फंडिंग करें, वो हमारी बहुत ज़रूरत है। जहाँ पानी की पूरी हमें सहूलियत हो, पानी को भी हम सब रिसाइकिल करेंगे, इसको फुल रिसाइकिल करेंगे। समझौते पर हस्ताक्षर के समय आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। उन्होंने गुजरात सरकार के दूरदर्शी सेमीकंडक्टर पॉलिसी की तारीफ की, जिससे राज्य में निवेश को आकर्षित करने में मदद मिली। ये प्रोजेक्ट आते ही उसके चारों तरफ एक नया इकोसिस्टम बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आज 25 लाख के आसपास टोटल रोजगार है देश में, और प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है कि और तेज़ी से इस सेक्टर को बढ़ा के 1 करोड़ रोजगार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में तैयार करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण महत्वाकांक्षाओं को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, यह समझौता ज्ञापन भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण महत्वाकांक्षाओं को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश अर्थव्यवस्था और नौकरियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करेगा। ये सहायक उद्योगों के लिए एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र भी बनाएगा और हमारे एमएसएमई की मदद करेगा। करार के बाद वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा, भारत का अपना सिलिकॉन वैली का सपना और करीब आ गया है। अब भारत न केवल अपने बल्कि समुद्र पार के नागरिकों की डिजिटल जरूरतों को पूरा करेगा। चिप टेकर से चिप मेकर की यात्रा शुरू हो चुकी है। जय हिंद। गौरतलब है कि भारत ने सेमिकॉन इंडिया नाम से नए मिशन की शुरुआत की है, जिसमें $10 बिलियन के सरकारी मदद की घोषणा की गई है और भारत को सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारत के आयात की निर्भरता कम की जा सके। अहमदाबाद ब्यूरो के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछले लोकसभा चुनाव से ज्यादा मतों से विजयी होगी। 3 दिवसीय कल्याण लोकसभा क्षेत्र के दौरे के अंतिम दिन उन्होंने स्थानीय पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा, ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि केंद्र द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ नीचे लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये एक चुनावी दौरा नहीं है, क्योंकि चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी में संगठन सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी सरकार पर विकास को अवरुद्ध करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उस सरकार में केंद्र की योजनाओं का लाभ राज्य के लाभार्थियों तक नहीं पहुंचने दिया गया।
अपने 3 दिवसीय दौरे में अनुराग सिंह ठाकुर ने विभिन्न तबकों से अलग अलग मुलाकात की और उनकी प्रतिक्रियाओं को गौर से सुना। अनुराग सिंह ठाकुर ने कोरोना के दौरान मोदी सरकार की घरेलू और वैश्विक नीति, सरकार की तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं और देश के विकास को लेकर खींची गई रूपरेखा को विस्तार से लोगों के सामने रखा। हम जो भी चुनाव लड़ते हैं पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और आज आपको बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, जो आशीर्वाद मोदी जी के ऊपर भारत की जनता का है, जो मोदी जी का काम है, वो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और 2024 में भी उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 300 पार करके एक बार फिर सत्ता में आएगी। और ये मोदी जी का कामकाज जो कोविड के समय है या आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है या भारत में जो और गति लाने की बात है, चाहे निवेश की बात हो या यहाँ से एक्सपोर्ट करने की बात हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात हो, जॉब क्रिएशन करने की बात हो, दुनिया भर में ईमानदार नेता की छवि और कोविड प्रबंधन से लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन को और आगे बढ़ाने का काम जो किया उसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। गुजरात के अहमदाबाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साबरमती मल्टी ट्रांसपोर्टेशन हब का दौरा किया। बुलेट ट्रेन निर्माण के अपने निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन के पहले सेक्शन में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 80 किलोमीटर से अधिक पिलर्स बन चुके हैं, अब वायाडक्ट बन रहा है, फिर इसके ऊपर पटरी लगेगी और बिजली के जो बिजली के पोल हैं वो चालू होंगे। साथ ही साथ सारे के सारे स्टेशंस पे बहुत अच्छे से काम चल रहा है। साबरमती में जो अभी आपने देखा वो मल्टी मॉडल हब है, वहाँ पे बुलेट ट्रेन, भारतीय रेल, मेट्रो और BRT, इन सब का एक जगह इंटीग्रेटेड तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। महाराष्ट्र में जहाँ पे अभी सरकार बदली, उन्होंने बहुत अच्छी रिव्यू करके जल्दी से सारे के सारे अप्रूवल दे दिए हैं, तो वहाँ भी अब तेजी से काम चालू होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में बिजनेस एक्सीलेंस थ्रू लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए 16वें BML मुंजाल अवार्ड्स कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पुरस्कारों की सूची में निजी क्षेत्र के लिए IBM, मैरिको लिमिटेड, PSU क्षेत्र के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गेल इंडिया लिमिटेड खास तौर पर शामिल रहे। पुरस्कार वितरण के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पिछले कुछ सालों में इस तरह का वातावरण बना है कि जिससे हम दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं। This is a time which is a turning point of our history. This is a time when world has taken India and Indians more seriously as never before. This is a time when our leadership enjoys high credibility and respect. If at this time our brilliant minds all are before me in one segment, in other segments, they must always keep only one interest in mind, and that interest is interest of Bharat. भारत को एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता मिल गई है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। दिसंबर 2022 से शुरू होने वाली अपनी अध्यक्षता में उम्मीद है कि भारत इस दौरान 200 से अधिक G20 बैठकों की मेज़बानी करेगा। राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर पर G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होगा। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। विश्व की G20 देश की GDP वैश्विक GDP का 85% है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस समूह का हिस्सा 75% है। भारत वर्तमान में G20 ट्राइका यानी कि तिकड़ी का हिस्सा है, जिसमें भारत के अतिरिक्त इंडोनेशिया और इटली शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता में भारत के अतिरिक्त इंडोनेशिया और ब्राज़ील ट्राइका का हिस्सा होंगे। ये पहली बार होगा जब ट्राइका में 3 विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने बताया कि 86 बिना अस्तित्व वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पंजीकरण की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। ये दल प्रतीक आदेश 1968 के तहत लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।
इसके साथ ही 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है। 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ ये निर्णय 7 राज्यों बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। 253 निष्क्रिय घोषित किए गए पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने किसी नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। इन दलों ने लोकसभा के 2014 और 2019 का चुनाव भी नहीं लड़ा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बुधवार को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सिविल सेवा अधिकारी संस्थान में एक वेबसाइट को सरकारी समारोह में लॉन्च करेंगे, जिसमें प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव की उपस्थिति में भारत सरकार के 85 मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। ये पोर्टल 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 के बीच भारत सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले विशेष अभियान 2.0 का हिस्सा है। विशेष अभियान 2.0 के लिए मंत्रालयों और विभागों द्वारा पहले ही 67,000 स्वच्छता स्थलों की पहचान की जा चुकी है। लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2022 सभी मंत्रालयों और विभागों के क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों और उनसे संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर इन दिनों स्वराज नाम से धारावाहिक का प्रसारण किया जा रहा है, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को हमारी युवा पीढ़ी से जोड़ने का काम कर रहा है। इस धारावाहिक में मशहूर अभिनेत्री ऋषिता भट्ट झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। उन्होंने हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा से खास बातचीत करते हुए कहा कि स्वराज में काम करना उनके लिए बहुत ही खास है। ऋषिता भट्ट ने साथ ही दूरदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि आज दूरदर्शन एक नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। ऋषिता, आपका स्वागत है दूरदर्शन पर एक बार फिर से। इस बार आप दूरदर्शन के स्वराज सीरियल में झांसी की रानी का किरदार निभा रही हैं। ऐसे तो कई बार सीरियल्स बने हुए हैं, कई सारे जो पेट्रियोटिक या फ्रीडम फाइटर्स पे बने हुए हैं, लेकिन स्वराज एक तरीके से पहल है अनसंग हीरोज़ की किरदार को या स्टोरीज को बाहर लाना। ऐसे में आप झांसी की रानी का किरदार निभा रही, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस और साथ ही किस तरीके से आप इस पहल को देख रही हैं? मेरा मानना है कि सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं स्वराज का हिस्सा हूँ। और झांसी की रानी, वी आर टॉकिंग अबाउट अनसंग एंड संग हीरोज़, वो तो बहुत ही पॉपुलर भी थी। एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए कि स्वराज जैसी सीरीज़ बनी है। और रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा किरदार है जो मैं मानती हूँ कि आज भी हम कहते हैं कि हर लड़की में एक रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी है। एंड यू नो इट स्पीक्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। स्वयं प्रधानमंत्री ने अपील की लोगों से कि आप इसे देखिए, स्वराज सीरियल को देखिए, और साथ ही स्कूल्स को, कॉलेजेस को भी कहा कि आप एक जब छुट्टियां ख़त्म होगी कंपाइल कीजिए लोगों बच्चों तक, क्योंकि बच्चे हमारे रूट्स होते हैं, बेस होते हैं, उनको दिखाइए। ऐसे में ये अपील कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं मानती हूँ कि जो भी ऑडियो और विजुअल मीडियम्स होती हैं वो हमारे दिल में, हमारे जहन में ज़्यादा रहती है। आप कभी भी देखिए, अगर आपने कोई भी हिस्टोरिकल ड्रामा देखा हो या कुछ भी जैसे कि रामायण हो या महाभारत हो, जो आपने देखा है आपको ज़्यादा याद रहता है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है दूरदर्शन का, कितना फ़ायदेमंद होगा इस सीरियल के लिए भी, क्योंकि दूरदर्शन हैज़ द मतलब मैक्सिमम रीच है दूरदर्शन का, गांव-गांव में सब जगह। कभी भी आपको परिचय हुआ है न्यूज़ से या एंटरटेनमेंट से तो इट हैज़ बिन डीडी। एंड अनडाउटेडली वो एक ऐसा चैनल है जो हर जैसे आपने कहा छोटे शहरों से लेके हर कोई देखता है। दूरदर्शन अब काफ़ी शोज़ ला रहा है और आई विल से कि नए भारत का नया दूरदर्शन तो होने ही वाला है, बिकॉज बहुत ही मेहनत की जा रही है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी ऋषिता भट्ट, जिन्होंने स्वराज सीरियल के बारे में तो बताया ही कि किस तरीके से उनकी एक्सपीरियंस रही हैं, लोगों को अपील भी किया कि आइए देखिए उस सीरियल को। भारत कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट बन चुका है, बनने जा रहा है, और स्वराज भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये स्टोरीज जो आते हैं वो भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। तो हर रात 9 से 10 बजे के बीच प्रसारित होता है रविवार को दूरदर्शन पर विशेष धारावाहिक स्वराज, जो कि समर्पित है गुमनाम नायकों के लिए और आज़ादी की लड़ाई की समग्र गाथा को बताता है। स्वराज हर रविवार रात 9 से 10 बजे आप भी देखें और लोगों को रूबरू कराएं इतिहास के नए आयाम से। इस विषय
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है। यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें। मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं?